हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस क्लासेस। आज की हमारी टॉपिक है मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था। तो मनसबदारी व्यवस्था क्या होती है? मनसबदारी व्यवस्था, इसी में एक शब्द आप एक होता मनसबदारी, एक होता जागीरदार। अब क्या होता मनसबदार, क्या होता जागीरदार? मनसबदारी में वो होता है जो सैनिकों को रखने के लिए, जो सैनिकों को रखने के लिए रैंक या पद, सैनिकों को रखने के लिए जो रैंक या पद होता है उसी को क्या कहते हैं? मनसबदारी। जागीरदार क्या होता है? इसमें जागीरदार वो होता है जो दरबार में, जागीरदार मतलब होता है जो दरबार में कोई व्यक्ति, जो व्यक्ति दरबार में काम करते हैं, जो अधिकारी दरबार में काम करते हैं, तो उनको हर महीने क्या होता था? वेतन देना पड़ता था। जो शासन प्रशासन की, जो शासन प्रशासन प्रणाली को चलाते हैं लोग, जैसे प्रधानमंत्री, सांसद, विधायक, ये सब मतलब जो उस समय के जो दरबार में शासन प्रशासन को देखने वाले, उनकी देख रेख करने वाले जो अधिकारी लोग होते थे, तो उनको क्या होता था? उनको हर महीने वेतन देना पड़ता था। तो वो वेतन देने की झंझट को खत्म करने के लिए उनको जागीर के रूप में कुछ भूमि दे दी जाती थी। क्या दे दी जाती? जागीर के रूप में कुछ भूमि दे दी जाती थी। कि जैसे मान लो किसी अधिकारी का साल का वेतन 1 लाख रुपए है, तो उसको वो भूमि दे दी जाती थी जिसका भू राजस्व साल का कितना है? 1 लाख रुपए। इसका भू राजस्व, इस जमीन का क्या है? भू राजस्व जो है 1 लाख रुपए साल का है। तो वो उसको जागीर के रूप में अधिकारी को वेतन ना देना पड़े। जैसे मान लो किसी अधिकारी की 1 लाख रुपए सालीना इनकम है, उसकी 1 लाख रुपए साल की उसका जो है वेतन है, और उसको ये वेतन देने की झंझट को खत्म करने के लिए उसको भूमि दे दी जाती थी जागीर के रूप में, जिसका भू राजस्व लगभग 1 लाख रुपए साल का होता था। वो क्या करते थे? उस भूमि के जागीरदार कहलाते थे। भूमि के जागीरदार कहलाते थे। ये होती है जागीरदारी। जागीरदार क्या होता है? वो भूमि से रिलेटेड होता है। और मनसबदारी क्या होता है? वो सैनिकों को रखने के लिए जो पद होता है, जो रैंक होता है, जो प्रतिष्ठा होती है उसको, या जो वेतन देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मनसबदारी व्यवस्था। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे मनसबदारी व्यवस्था के बारे में। मनसबदारी व्यवस्था क्या है, किसके द्वारा शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने वाले शासक अकबर थे। अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत 1575 में की गई थी। अकबर के द्वारा क्यों शुरू की गई थी मनसबदारी व्यवस्था? क्योंकि अकबर ने ये देखा था कि भारतीय शासन प्रणाली में जो सामंत लोग होते थे, उनकी शक्तियां, सामंत लोग जो होते थे इनकी शक्तियां बहुत मजबूत होती थी, और ये आगे चल के राजा के खिलाफ क्या करते थे? विद्रोह कर देते थे। जो सामंत लोग थे ये आगे चल के राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। अकबर ने ये देखा कि जो भारतीय शासन प्रणाली में, भारतीय प्रशासन शासन प्रणाली में जो सामंत लोग होते थे इनकी शक्तियां बहुत मजबूत होती थी, और ये आगे चल के राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। तो इन सामंतों की शक्तियों में कमी करने के लिए, इनमें सामंतों की शक्तियों को कमजोर करने के लिए, सामंतों की शक्तियों को कमजोर करने के लिए सैनिक व्यवस्था में अकबर के द्वारा क्या किया गया? सृजन किया गया। सैनिक व्यवस्था में अकबर के द्वारा सृजन किया गया, और उसमें मनसबदारी व्यवस्था लाई गई। कब? 1575 में। 1575 में अकबर के द्वारा सामंतों की, भारतीय शासन प्रशासन में अकबर ने क्या देखा कि इसमें सामंतों की शक्तियां बहुत मजबूत होती थी और आगे चल के राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। तो ऐसा ये ना कर पाए, इनकी शक्तियों को कमजोर करने के लिए अकबर के द्वारा 1575 में क्या किया गया? सैनिक व्यवस्था में एक सृजन किया गया और मनसबदारी व्यवस्था लाई गई, जिससे सामंत की शक्तियों को कमजोर किया जा सके। फिर उसके बाद मनसब, ये जो मनसब शब्द है ये फारसी शब्द है। मनसब जो है क्या है? फारसी शब्द है। मनसब फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद, रैंक। मनसब क्या है? फारसी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? पद या रैंक।
तो मनसबदारी क्या है? सैनिकों को रखने के लिए जो पद, जो रैंक नियुक्त किया जाता है, जो पद, जो रैंक होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मनसबदारी होते हैं। मनसबदारी की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। कब? 1575 में, सामंतों की शक्तियों को कमजोर करने के लिए। और मनसब क्या है? फारसी शब्द, मनसब फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। तो क्या है मनसब? क्या है? फारसी शब्द है जिसका अर्थ है पद, रैंक या प्रतिष्ठा। मतलब कि उसको दरबार में किस पद पे कितनी मनसबदारी, उसको 100 की मनसबदारी प्राप्त है, 500 की मनसबदारी प्राप्त है, 1000 की मनसबदारी प्राप्त है, 2000 की मनसबदारी प्राप्त है। तो ये क्या होता है कि उसकी दरबार में क्या पद है, उसके दरबार में क्या प्रतिष्ठा है, तो वो होता है मनसब। फिर उसके बाद अब इसके बाद एक व्यक्ति हैं अबुल फजल। हमने भू राजस्व व्यवस्था में भी इनकी बात की थी। अबुल फजल के पुस्तक आईने अकबरी, आईने अकबरी में अबुल फजल ने ये कहा है, अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में अबुल फजल ने ये कहा है कि जो मनसबदारी व्यवस्था के अधिकारी होते थे, जो मनसबदारी व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था के जो अधिकारी होते थे, तो अकबर ने उनको प्रारंभिक, अपने शासनकाल के प्रारंभिक समय में, अकबर ने प्रारंभ में 33 श्रेणियों में बांटा था। जो मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारी अधिकारी जो होते थे, उनको अकबर ने अपने प्रारंभिक शासनकाल के समय में कुल 33 श्रेणियों में बांटा था। और अकबर के अंतिम शासनकाल के समय में अकबर ने इनको 66 श्रेणियों में बांटा। तो पहले कितने थे? 33 श्रेणियों में, और अंतिम शासन अकबर के अंतिम समय में ये 66 श्रेणियों में बांटे गए थे। अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में अबुल फजल ने ये कहा है कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी, उसमें जो अधिकारी थे, उनको अकबर ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में अधिकारियों को 33 श्रेणियों में बांटा था। उसके बाद जब अकबर ने उनके शासनकाल का जब अंतिम दौर था, तो उन्होंने अधिकारियों को 66 श्रेणियों में बांट दिया। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, अब अगर हम इन श्रेणियों की बात करें आगे, तो इसमें ये था कि सबसे छोटा मनसबदार कौन होता था? सबसे छोटा मनसबदार जिसको 10 की मनसबदारी प्राप्त हो, वो कौन था? सबसे छोटा मनसबदार होता था। सबसे बड़ा मनसबदार कौन होता था? सबसे बड़ा मनसबदार किसे माना गया था? जिसे 10,000 की मनसबदारी प्राप्त हो, 10,000 की क्या हो? मनसबदारी प्राप्त हो, उसे क्या सबसे बड़ा मनसबदार माना गया था। जिसे 10 की मनसबदारी प्राप्त हो वो सबसे छोटा मनसबदार होता था, और जिसे 10,000 की मनसबदारी प्राप्त हो उसे क्या? सबसे बड़ा मनसबदार माना गया था। ये जनरली अकबर का ही, अभी हम लोग अकबर के शासनकाल में बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जहांगीर के, औरंगजेब के शासनकाल में भी देखेंगे। तो इसमें क्या था कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ा मनसबदार उसे माना जाता था जिसको 10,000 की मनसब प्राप्त थी। लेकिन आगे चल के अकबर ने अपने ही बेटे शहजादे सलीम को उसने 12,000 की मनसब दी। तो इसमें कहीं कहीं आपको आंसर में मिल जाएगा कि कहीं कहीं सबसे बड़ा 10,000, 12,000, तो दोनों सही रहेगा, क्योंकि अकबर के शासनकाल में उसने पहले ये कहा था कि 10,000 की जो मनसब, जिसके पास 10,000 का मनसब रहेगा, उससे मतलब सबसे बड़ा वही वो मनसबदार रहेगा। लेकिन आगे चल के सलीम को ही उसने क्या किया? 12,000 की मनसब दे दी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो शाही परिवार, राजशाही परिवार के लोग थे, राजशाही परिवार या शहजादे, राजशाही परिवार और शहजादे जो होंगे, उनको कम से कम 7,000 की मनसब प्राप्त होगा। 7,000 का मनसब प्राप्त होगा, उनको 7,000 का मनसब दिया जाएगा। मतलब जो अपने खून के लोग होंगे, जो शाही परिवार के लोग होंगे और जो शहजादे लोग होंगे, उनको तो कम से कम 7,000 की मनसब प्राप्त होगा ही, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें अपवाद की बात क्या है कि एक थे राजा मान सिंह,
मान सिंह और दूसरे थे अजीज कोका। अजीज कोका, एक थे मान सिंह, एक थे अजीज कोका। अकबर ने क्या कहा था कि जो शाही परिवार के लोग होंगे और शहजादे होंगे उनको कम से कम 7,000 की मनसबदारी तो प्राप्त होगी ही, मनसब उनको दिया जाएगा, उससे ज्यादा भी दे दे सकते हैं। और इसमें अपवाद की बात क्या है, जो मान सिंह हैं और अजीज कोका हैं, ये ना तो शाही परिवार के थे, ये ना तो शाही परिवार से थे और ना ही शहजादे थे, उसके बाद भी इनको 7,000 की मनसब प्राप्त था। मान सिंह को और अजीज कोका को ना तो ये शाही परिवार से थे ना ही शहजादे थे, उसके बाद भी इन्हें 7,000 का मनसब प्राप्त था। अब उसके बाद आगे चल के अकबर ने अपने बेटे शहजादे सलीम को 12,000 का मनसब दिया, मतलब इनको 12,000 की मनसबदारी प्राप्त थी शहजादे सलीम को। अब इसके बाद एक चीज ये देखनी है आपको, जो राजधानी में मनसबदार हुआ करते थे, उनको हम लोग हाजिर रकाब के नाम से जानते थे। किस नाम से? हाजिर रकाब। जो राजधानी में मनसबदार हुआ करते थे उनको हम लोग हाजिर रकाब के नाम से जानते थे, और जो प्रांतों में मनसबदार होते थे उनको हम लोग जानते थे तैनातिया के नाम से। मतलब जो राजधानी मनसबदार, जो सूबों में मनसबदार होते थे उनको हम लोग हाजिर रकाब के नाम से जानते थे, और जो प्रांतों में मनसबदार होते थे उनको हम लोग तैनातिया के नाम से जानते थे। तो यहाँ तक आप लोग को मनसबदारी व्यवस्था समझ में आई। क्या था मनसबदारी व्यवस्था? हम लोग उसमें देखे कि मनसबदारी व्यवस्था वो थी जो सैनिकों को रखने के लिए पद, जो सैनिकों को वेतन दिया जाता था, वो वेतन देने के लिए जो पद था, जो रैंक थी, जो प्रतिष्ठा थी, उसको हम लोग मनसब कहते थे, वो मनसबदारी व्यवस्था थी। और जागीरदार क्या था कि जो दरबार में काम करने वाले अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को वेतन का झंझट, मतलब उनको समय समय पे वेतन देना पड़ता था, तो उस वेतन देने की झंझट को खत्म करके वहां पे उनको एक भूमि दी जाती थी कि भाई इसका 1,00,000 रुपए जो है रेवेन्यू आएगा, मतलब भू राजस्व निकलेगा। अब वेतन की जगह उनको वो भूमि दे दी जाती थी उनको जागीर के रूप में, और वो उस भूमि के जागीरदार कहलाते थे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मनसब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता पद, प्रतिष्ठा। फिर उसके बाद हमने देखा कि अकबर के समय में सामंतों की शक्ति, अकबर ने देखा कि भारतीय शासन प्रणाली में सामंतों का जो पद, सामंतों की जो शक्तियां थी वो काफी मजबूत होती थी। उनकी शक्तियों में कमजोरी लाने के लिए अकबर ने सैनिक व्यवस्था में सृजन करके मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। कब? 1575 में। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। उसके बाद राजशाही परिवार वाले जो थे और शाही शहजादे जो थे उनको कम से कम 7,000 का मनसब प्राप्त होता था। लेकिन 7,000 मनसब में उसमें क्या अपवाद के रूप में हम लोगों ने देखा कि मान सिंह और अजीज कोका, ये दो व्यक्ति ऐसे थे जो कि ना कि शाही परिवार के ही थे और ना ही शहजादे थे, उसके बाद भी इन लोगों को 7,000 का मनसब प्राप्त था। फिर आगे चल के अकबर ने अपने ही बेटे सलीम को 12,000 की मनसब दिया। 12,000 की मनसबदारी सलीम को प्राप्त थी। उसके बाद अबुल फजल की पुस्तक जो थी आईने अकबरी, उसमें हम लोगों ने देखा कि मनसबदारी व्यवस्था में जो मनसबदार अधिकारी होते थे उनको अकबर के प्रारंभिक शासनकाल में 33 श्रेणियों में बांटा गया था। उसके बाद उनके अंतिम शासनकाल में उसको क्या कर दिया गया? 66 श्रेणियों में बांट दिया गया। फिर हम लोगों ने देखा कि राजधानी में जो मनसबदार होते थे, जो राजधानी में मनसबदार सूबों, मनसबदार प्रांत वहां पे तैनात होते थे, उनको हाजिर रकाब के नाम से हम लोग जानते थे। फिर जो प्रांतों में मनसबदार प्राप्त होते थे
प्रांतों में जो मनसबदार होते थे उनको हम लोग किस नाम से, तैनातिया के नाम से जानते थे। ये हो गई कुछ मनसबदारी और जागीरदार के बारे में थोड़ी बातचीत। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया, अमीर क्या होते हैं, मनसबदार क्या होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था, मनसबदारी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया। पहला था कि जिसको कम से कम 10 का मनसब प्राप्त हो, 10 से 500 तक का मनसब, जिसे कम से कम 10 का मनसब प्राप्त हो और 500 तक का मनसब प्राप्त हो, मतलब 10 से 500 तक का मनसब जिसको प्राप्त होता था उसको हम लोग कहते थे मनसबदार। क्या कहा जाता था इनको, मनसबदार। इसमें ध्यान रखना कि इनको कम से कम 10 का मनसब, कम से कम 10 का मनसब प्राप्त होना इनको जरूरी होता था, नहीं तो ये मनसबदार नहीं कहलाते थे, ये मनसबदार में नहीं आते थे। तो पहला क्या होता है कि जिसको कम से कम 10 और 500, 10 से 500 तक का मनसब जिसे प्राप्त होता था उससे हम क्या कहते थे, मनसबदार के नाम से जानते थे, वो मनसबदार में आते थे। दूसरा क्या था, 500 मनसब से 2500 मनसब तक, 500 से 2500 मनसब तक प्राप्त होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे, अमीर। ये अमीर पैसों वाला अमीर नहीं है, एक पद है अमीर, उसको हम लोग क्या, अमीर कहते थे। तीसरा क्या था, 2500 मनसब से अधिक, 2500 मनसब से अधिक, जिसको 2500 मनसब से अधिक जिसको प्राप्त था उसको हम लोग कहते थे, इसको 2 नाम से जाना जाता था, एक अमीर उम्दा, दूसरा था अमीर उमरा। पहला अमीर उम्दा और दूसरा अमीर उमरा। ये कौन होते थे, किसको कहा जाता था, जिसको 2500 से अधिक की मनसब प्राप्त था उसको हम अमीर उम्दा या अमीर उमरा कहते थे। अब क्या था, मनसबदारी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था। जिसको कम से कम 10 का मनसब प्राप्त हो, 10 से 500 तक का मनसब प्राप्त हो उसे हम मनसबदार कहते थे। जिसे 500 से 2500 तक का मनसबदार प्राप्त हो उसे हम लोग क्या कहते थे, अमीर कहते थे। और जिसको 2500 से अधिक मनसबदार प्राप्त हो तो उनको हम लोग 2 नाम से जानते हैं, एक तो था अमीर उम्दा और दूसरा क्या था, अमीर उमरा। अब ये हो गई मनसबदारी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था। अब हम देखेंगे ये जो पूरा प्रशासन, ये जो पूरा आपको प्रणाली दिख रही है, ये एक तरह से हम लोग जो मनसबदार अधिकारी होते थे, अब इनको क्या हुआ, 2 भागों में बांट दिया गया। इनको क्या हो, मनसबदारों को 2 भागों में विभाजित किया गया। अब किसने किया था इसको, अकबर ने किया था। कब किया था, 1595 में। मनसबदारों को 2 भागों में अब आगे चल के विभाजित कर दिया था अकबर ने, कब, 1595 में। अब ये 2 क्या थे, पहला था जात, दूसरा था सवार। अब जात क्या होता है और सवार क्या होता है। जात मतलब होता है पद, प्रतिष्ठा, या फिर इसका मतलब पद होता है, प्रतिष्ठा होता है और सैनिकों को वेतन देने वाला, वो क्या होता है, जात होता है। सवार मतलब होता है
घुड़सवारों की संख्या, घुड़सवारों की संख्या। जात मतलब होता है पद, प्रतिष्ठा। ये तो जात क्या एक पद है, जो सैनिकों को वेतन देते हैं वो क्या होते हैं जात। मतलब जात मतलब जैसे मुझे जात का पद प्राप्त है, मुझे जात का पद प्राप्त है और मैं 5,000, जैसे मान लो मुझे 5,000 जात प्राप्त है, मुझे 5,000 जात प्राप्त है। अब मैं 5,000 जात मुझे प्राप्त है तो मैं क्या 5,000 सैनिक, मतलब 5,000 सैनिक मैं रख सकता हूँ। मुझे 5,000 की जात प्राप्त है, मैं 5,000 की सैनिक रख सकता हूँ। अब ये बात आती है कि 5,000 सैनिक में कितना मेरे पास घुड़सवार की संख्या होगी। 5,000 की सैनिक, मुझे 5,000 की जात प्राप्त है तो मुझे 5,000 सैनिकों का वेतन देना पड़ेगा। मेरे पास 5,000 सैनिक होंगे। इन 5,000 सैनिकों में हम कितना घुड़सवारों की भी संख्या रख सकते थे। घुड़सवारों में क्या होता था कि घुड़सवार जो होते थे इसमें ये ज्यादा खर्चीले होते थे इन कंपेयर विद पैदल वाले सैनिक जो होते थे। पैदल सैनिकों के कंपेयर में घुड़सवारों की जो ये घुड़सवार सैनिक होते थे ज्यादा खर्चीले होते थे। क्यों? क्योंकि इसमें घोड़ों की देख रेख भी करनी पड़ती थी, उनको समय समय पे उनका जो है परीक्षण भी करना पड़ता था। तो इसमें घोड़ों सैनिक के साथ साथ इनको घोड़ों की भी देखरेख के लिए इसमें पैसे वेतन की जरूरत होती थी, इसलिए ये ज्यादा खर्चीले होते थे पैदल वालों के रूप। अब आगे चल के अकबर ने जात और सवार को, जात और सवार को, जात और सवार को भी 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। अब क्या था कि अकबर ने आगे चल के जात और सवार को भी 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया। अब इसमें पहली श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में क्या आता था, क्या होता था प्रथम श्रेणी में? प्रथम श्रेणी में ये था कि अगर किसी के पास, किसी को 500 की जात प्राप्त है तो वो क्या करता था, 500 का सवार भी रख सकता था। मतलब जात की संख्या जितना उसको जात प्राप्त है उतना उसको सवार भी रखने की अनुमति थी। अगर किसी को 500 की जात प्राप्त है तो 500 का सवार भी, जात और सवार दोनों बराबर थे इसमें। ये थे प्रथम श्रेणी में। द्वितीय श्रेणी में क्या था? द्वितीय श्रेणी में ये था कि सवार की संख्या जात के से कम होगी लेकिन आधे से अधिक होगी, आधे से अधिक होगी। इसका ये मतलब होता है जैसे किसी को 5,000 की जात प्राप्त हो, अगर किसी को 5,000 की जात प्राप्त हो, देखो सवार की संख्या जो है वो जात से कम होगी तो, लेकिन आधे से अधिक होगी। मतलब सवार इसमें आधे से 2,500 प्लस, मतलब इससे अधिक होगी। अब जैसे सवार जात से कम होगी लेकिन आधे से अधिक होगी। अब जात जैसे 5,000 की है तो सवार क्या होगा, जात से कम होगी, मतलब 2,500। 5,000 क्या है, 2,500 से कम, 5,000 से कम है 2,500। सवार क्या होगा कि जात की संख्या से आधे से भी कम होगी, आधे से कम मतलब इससे कम होगी लेकिन आधे से ज्यादा होगी। तो क्या था कि 5,000 जात प्राप्त है तो 5,000 का आधा, आधे से ज्यादा कितना होगा, 2,500 से ज्यादा। तो 2,500 से ज्यादा सवार वो रख सकते थे लेकिन 5,000 से कम सवार रख सकते थे। ये क्या था द्वितीय श्रेणी में। अब इसके बाद तीसरे में क्या आता है, अब आगे तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में क्या है, इसमें जो सवार की संख्या है
वो जात से आधे से कम होगी, आधे से कम होगी। मतलब 5000 की अगर जात है, अगर 5000 की जात किसी को प्राप्त है तो क्या करेंगे, 2500 से कम सवार, 2500 से कम सवार रख सकते हैं। तो ये हो गई मनसबदारों को, ये सॉरी मनसबदार नहीं, जात और सवार को 3 भागों में विभाजित किया गया था। अब इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले मनसबदारी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग में ये था कि जिनको 10 से लेके 500 तक का मनसब प्राप्त था, उनको हम लोग मनसबदार के नाम से जानते थे। 500 से 25 तक 100 तक का जिसको मनसब प्राप्त था उसको हम लोग अमीर के नाम से जानते थे। आगे चल फिर 2500 से अधिक मनसब जिसको प्राप्त था उसको हम लोग अमीर उमरा या अमीर उम्दा के नाम से जानते थे। फिर उसके बाद आगे चल के मनसबदारी जो थे, मनसबदारी अधिकारी जो होते थे, मनसबदारों को भी आगे चल के जो है 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया, जिसको पहले हम लोग जो है जात के नाम से जानते थे और दूसरे को सवार के नाम से जानते थे। तो जात क्या होता था, वो पद, जात जो है पद होता था, प्रतिष्ठा होती थी, या सैनिकों को जो वेतन देने वाला होता था उसको हम लोग जात के नाम से जानते थे। तो सवार क्या था, घुड़सवारों की संख्या जो होती थी वो क्या होती थी, सवार होती थी। अब इसके बाद आगे देखा हम लोगों ने कि अकबर ने जात और सवार को भी 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया था। प्रथम श्रेणी में क्या था कि अगर किसी को 5000 की जात प्राप्त है तो वो 5000 का घुड़सवार भी रख सकता है। अगर किसी को 5000 की जात प्राप्त है तो क्या 5000 का घुड़सवार भी रख सकता है। दूसरी श्रेणी में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर किसी को, दूसरी श्रेणी में वो लोग थे कि जो कोई किसी को 5000 की जात प्राप्त है तो आधे से, जात के आधे से अधिक उसको घुड़सवार रखने होते थे। मतलब 2500 से ज्यादा घुड़सवार रखने होते थे, लेकिन जात से कम रहे, जात के आधे से ज्यादा रहे लेकिन जात से कम रहे। तो 5000 से कम घुड़सवार लेकिन 250 से ज्यादा घुड़सवार जो रहते थे वो दूसरी श्रेणी में आते थे। फिर तीसरी श्रेणी में कौन आते थे, जिनको 5000 की जात प्राप्त हो और इसको आधे घुड़सवार, आधे से कम 2500 से कम जो सवार रखते थे, जो घुड़सवार रख सकते थे, वो तृतीय श्रेणी में आते थे। ये हो गई। अब इसके बाद अब ये थी जो हमने बात की, ये सब हो गया अकबर के शासनकाल में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जहांगीर के शासनकाल में क्या हुआ था, जहांगीर ने क्या इसमें बदलाव लाया और क्या क्या उसने अपनी मनसबदारी व्यवस्था में बदलाव किया। तो जहांगीर ने एक बदलाव सबसे अहम किया था, जिसमें ये था कि अगर किसी को जात जो प्राप्त है उसके जात में वृद्धि अगर नहीं हो रही है, जात में वृद्धि नहीं हो रही है और वो अपने सवार में क्या करना चाहता है, वृद्धि करना चाहता है। जात में वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन वो अपने सवार में वृद्धि करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है। जात में वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन वो अपने सवार को और मतलब घुड़सवार को, अपने घोड़ों की संख्या को, उसमें घुड़सवार को बढ़ाना चाहता है अपने सैनिकों में, तो वो क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। इसी को हम लोग पढ़ते हैं ये था जहांगीर का क्या था, एक अस्पा, 2 अस्पा और सी अस्पा। ये आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसी को हम लोग 1 अस्पा, 2 अस्पा और सी अस्पा में पढ़ते हैं। 1 अस्पा मतलब अगर एक सैनिक है तो उस पर 1 घोड़ा। 2 अस्पा में क्या था, 1 सैनिक और 2 घोड़े। और सी अस्पा में क्या था, 1 सैनिक और 3 घोड़े। मतलब अगर उसके जात में वृद्धि नहीं हो रही है लेकिन उसके अंदर काबिलियत है, अपने जात सवार को मतलब वो बढ़ाना चाहता है, अपने घुड़सवार को बढ़ाना चाहता है, तो वो बढ़ा सकता है। उसी को कैसे, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है। 1 अस्पा में क्या होता था, 1 सैनिक में 1 घोड़ा। 2 अस्पा में क्या था, 1 सैनिक पे 2 घोड़े। और सी अस्पा में क्या था, 1 सैनिक पे 3 घोड़े। ये हो गई जो है हमारी जहांगीर के समय की बात। अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे शाहजहां के समय में क्या हुआ।
शाहजहां ने अब इसमें क्या किया, अपनी मनसबदारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया, तो उन्होंने कुछ परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं किया था, बस उन्होंने मशरूत मनसब जो है मशरूत मनसब लेके आए थे। वो अपने मनसबदारी व्यवस्था में यही चेंजेस किए थे, जिसका हम लोग कह सकते हो इसको कंडीशनल रैंक। मतलब इसमें ये होता था कि वो कभी भी अपने मनसबदारों की, जो इसमें मनसबदार होते थे, उनकी संख्या में कभी भी वृद्धि या कभी भी उनको घटा दिया जाता था। उनके कार्य को देखते हुए, उनकी अयोग्यता को देखते हुए, अगर वो काम अच्छा करते थे, योग्य जो है मनसबदार पाए जाते थे, तो उनकी मनसबदारी में तुरंत उसमें वृद्धि कर दी जाती थी। अगर वो उसके लायक नहीं होते थे, वो अपना काम सही से नहीं कर पाते थे, अयोग्य होते थे, तो उनकी मनसबदारी में क्या तुरंत उनको घटा दिया जाता था। अकबर के शासनकाल में क्या था कि उनकी योग्यता को देखते हुए और वो समय समय पे, मतलब आज उनकी योग्यता, अगर उनको 200 या 500 की मनसब प्राप्त है, तो उनको क्या करते थे कि मतलब उनकी योग्यता को देखते थे, जांचते थे, पड़तालते थे, साल 2 साल 3 साल 5 साल बाद उसमें क्या वृद्धि करते थे, बढ़ाते थे उनकी योग्यता को देखते हुए। लेकिन शाहजहां में क्या था कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने जो है तुरंत का तुरंत, मतलब अगर उनकी कुछ कमी पाए तो उनकी तुरंत मनसब छीन लेते थे या कम कर देते थे, और अगर उसमें अच्छा देखते तो उनकी तुरंत मनसब बढ़ा दिया जाता था। ये उन्होंने मशरूत मनसब प्रणाली ये जो है शुरू किए थे शाहजहां। औरंगजेब में क्या था, औरंगजेब ने भी जो है इसमें क्या थे कि इनके समय में, इनके मनसबदारी व्यवस्था में, औरंगजेब की मनसबदारी व्यवस्था में हिंदू मनसबदार की संख्या बहुत अत्यधिक थी। मतलब अगर लगभग अगर 5 मनसबदार हैं तो उसमें 3 से 4 जो है क्या आपको हिंदू मनसबदार मिलेंगे, बाकी और सब जात के। इसमें इन्होंने मनसबदारों में हिंदुओं को सर्वाधिक महत्वता दी थी। बस आज के लिए इतना ही। इसमें हम लोगों ने मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देखा, कि जागीरदार के बारे में भी थोड़ा देखा, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था इसको जो है हमने देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने शाहजहां का देखा, औरंगजेब का देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।